आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति आज भी आपके सामने ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मनोज कुमार सिंह तोमर। और जैसा आपको पता है बेटा, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पे यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा हो रही है आपसे। तो आज एक नया टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो आज विस्तार से बेटा हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक सूचना के साथ बेटा। वो सूचना ये कि जो पढ़ने का नजरिया है फंडामेंटल राइट को, तो आज का टॉपिक हम लोगों का तो है ही है बेटा फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा हिंदी में, मौलिक अधिकार। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा नहीं भी देते हैं तो एक व्यक्ति अथवा एक नागरिक के रूप में यह जानना तो बहुत ही अधिक जरूरी है कि संविधान ने आखिर आपको अधिकार क्या दिए हुए हैं एक व्यक्ति अथवा एक नागरिक की हैसियत से। अगर प्रतियोगी परीक्षाएं न देना हो तो भी प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए आवश्यक है कि वह इस बात को जाने कि उसका फंडामेंटल राइट क्या है। और चूंकि अब हमारे सामने दोहरा दायित्व है बेटा, दोहरा दायित्व का अभिप्राय यह है कि एक तो हम भारत के नागरिक हैं, इस नाते बड़ा जरूरी है, और दूसरा ये कि हम प्रतियोगी छात्र हैं, यानी हमें परीक्षा भी देनी है, एग्जामिनेशन का भी सामना करना है, इसलिए हमारे लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है। तो आज अच्छा, बच्चों को क्या लगता है कि जब वो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनको ये लगता है कि आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद 35 तक के सारे अनुच्छेद याद कर लें तो उनका फंडामेंटल राइट तैयार हो जाएगा, और फिर परीक्षाओं में जाके गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा, अनुच्छेद याद हो जाए, आर्टिकल याद हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आखिरकार ये है क्या चीज, ये मूल अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इसकी सोच क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये सब बेटा तो समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग कुछ बेसिक ग्राउंड, बड़ा टॉपिक है बेटा तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तो शुरुआत हम आज करते हैं, एक दो दिन में हम इसको समाप्त करेंगे। क्या है फंडामेंटल राइट, क्या है मौलिक अधिकार, थोड़ा इस पे हम लोग विचार कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक सूचना बेटा और देनी है आपसे जैसा खास करके जो हमारे मित्र हैं आजमगढ़ या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए एक सूचना है कि संस्थान आर्या कैरियर पॉइंट डीएवी डिग्री कॉलेज के ठीक सामने है, रैदोपुर का एक एरिया है। आज से सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली टारगेट बैच है जो प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रख के है, आज से शुरू हो रहा है बेटा 3:30 बजे से। तो जो मित्र इच्छुक हो वो संस्थान में ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन तो सेवा हम आपको दे ही रहे हैं, जहां तक मैं सक्षम हूँ प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ मैं दे पाऊं। बहरहाल क्या है बेटा फंडामेंटल राइट, क्यों है ये फंडामेंटल राइट, आखिर इस पे इतनी जोर क्यों हम लोग देते हैं, तो थोड़ा विस्तार से आज इसको समझते हैं और फिर तथ्यात्मक चीजों की ओर भी बढ़ेंगे। एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे, उसकी तह में जाएंगे, उसको डिटेल में वर्णन होगा। लेकिन आज बेटा हम आपसे बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो फंडामेंटल राइट में जाने के पहले कुछ चीजें आपको हम बताना चाहते हैं बेटा, जो आप समझ पाएंगे तो बड़ा अच्छा है आपके समझने के लिए। एक शब्द है पहले उससे हम आपका परिचय करा देते हैं, तो हम लोग बहुत बेहतर ढंग से फंडामेंटल राइट को महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि क्या चीज है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमें परीक्षा देनी हो या ना देनी हो, एक भारत के नागरिक की हैसियत से हमें फंडामेंटल राइट आने चाहिए। आपको जब यही नहीं पता कि आपके अधिकार क्या हैं, तो कभी भी आपके अधिकारों का हनन होगा। तो ये बहुत जरूरी बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट क्या हैं, और अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो फिर आप उसे कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, या आपके पास रेमेडी क्या क्या है, ये सब जानना चाहिए। खास करके
विधिक साक्षर होना भी बेटा बड़ा जरूरी है। यानी हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या क्या हैं, क्या क्या अधिकार हैं। तो आज बेटा इसी विषय पे हम आपसे व्यापक चर्चा करने वाले हैं। एक शब्द से पहले आपका हम परिचय कराते हैं और फिर जरा देखिएगा कि आखिर ये फंडामेंटल राइट क्यों है और काहे ये हमारे संविधान में बहुत जरूरी है। एक शब्द आपने कहीं पढ़ा होगा, पावर। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बेटा शक्ति। हाँ, ध्यान रखना ये फिजिक्स में भी है, भौतिक विज्ञान में भी है। तो फिजिक्स वाले शक्ति से हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है ये जो सामाजिक व्यवहारों में हम शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, और तब आपको हम बता पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से कि आखिरकार ये सब क्या है बेटा। कहते हैं ना बेटा कि शक्ति को जब परिभाषित किया जाता है, सोशल साइंस जब इसको परिभाषित करती है, सामाजिक विज्ञान परिभाषित करती है, तो ये कहता है कि जब, ध्यान से सुनना, एकेडमिक डेफिनेशन है, एकेडमिक परिभाषा है, मैं कोई क्रिएट करके नहीं बता रहा हूं। तो शक्ति किसे कहते हैं बेटा? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करा ले तो उसके पास शक्ति मानी जाएगी। यही डेफिनेशन है शक्ति की, कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह से अपनी इच्छा को मनवा ले या अपनी इच्छा अनुसार काम करा ले तो उस व्यक्ति के पास शक्ति होगी। अब ये शक्ति कितने प्रकार की होती है, फिर हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे। एक बहुत बड़े विद्वान थे चेशर बर्नार्ड, उन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश किया कि शक्ति 3 प्रकार की होती है, सबके अपने अपने डायमेंशन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक ट्रेडिशनल पावर होता है, एक ट्रेडिशनल परंपरागत शक्ति होती है, एक करिश्माई सत्ता होती है, चरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, और एक जिसको उन्होंने नाम दिया था लीगल रेशनल, वैधानिक विवेकशील सत्ता या शक्ति। बहरहाल पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। पावर किसे कहते हैं बेटा? तब हम फंडामेंटल राइट को समझ पाएंगे बेटा। तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। पावर माने ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के या व्यक्ति समूह के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित करा ले या अपनी बात उनसे मनवा ले तो उसके पास क्या मानी जाएगी? शक्ति मानी जाएगी। अब एक चीज बताइए, अगर शक्ति की यह परिभाषा है तो शक्ति तो वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकती है। एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, कोई व्यक्ति उसके पास आता है और गन दिखा के उसका पर्स लेके भाग जाता है। कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, कुछ लोग बाइक से आकर उसकी बाइक लेके भाग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति नई नई बाइक खरीद के जा रहा है उसका मन है अपनी बाइक किसी को देने का? नहीं है ना बेटा। लेकिन फिर भी वो दे देता है। क्यों? क्योंकि लेने वाले के पास शक्ति है। अरे पास है, चाहे उसके हाथ में है, शक्ति है, वो उनकी बात को मान लेता है। तो शक्ति की परिभाषा में यह भी शक्ति तो आ ही रही है, लेकिन यह शक्ति क्या है बेटा? यह शक्ति इलीगल है, अवैधानिक शक्ति है। हाँ, आप बाइक से जा रहे हो, बगल में पुलिस की गाड़ी पहुंचे और वो आपसे कहे कि अपनी बाइक यहीं रोको, तो भी आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन यह जो शक्ति है वो क्या है? वैधानिक है। तो शक्ति तो 2 दिशाओं में जा सकती है बेटा। यानी शक्ति की अगर यह परिभाषा है तो आप देख रहे हैं कि शक्ति 2 दिशाओं में जा सकती है। पावर एक क्या है बेटा? वैधानिक, और एक अवैधानिक। अरे भाई, बात मनवाने वाली जो स्थिति है वो तो विधि भी हमसे अपनी बात मनवा लेती है, और कुछ जो समाज में क्रिमिनल या बैड एलिमेंट है वह भी अपनी बात मनवा लेते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों के पास शक्ति है। लेकिन जब शक्ति वैधानिक हो जाती है, शक्ति जब लीगल हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सत्ता कहते हैं। ध्यान रखना, जब शक्ति वैधानिक हो जाती है जिसे सत्ता कहते हैं, और इंग्लिश में अथॉरिटी कहते हैं। तो अभी तो देखो उस दिशा में नहीं जाना है बेटा, बहुत विस्तार से नहीं बात करनी है, लेकिन थोड़ा सा आप समझें तो बड़ा अच्छा रहेगा। शक्ति और सत्ता में सिर्फ एक अंतर है,
दोनों का काम एक ही है कि किसी से अपनी बात को मनवा लेना। लेकिन दोनों में एक अंतर है कि जब आप शक्ति कहते हैं तो इसमें दोनों तत्व छुपे होते हैं, यानी ये वैधानिक भी हो सकती है, ये अवैधानिक भी हो सकती है। लेकिन जब हम सत्ता कहते हैं, जब हम अथॉरिटी कहते हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि ये वैधानिक है, लीगल है, कानूनी है। बहरहाल भाई हम लोग जो पढ़ते हैं तो अध्ययन करते हैं ना कि राष्ट्रपति की शक्तियां, अगर हम किसी वैधानिक पद के साथ शक्ति शब्द प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति नहीं है, वो ऑलरेडी सत्ता हो गई। लेकिन सही शब्द है बेटा सत्ता प्रयोग। राष्ट्रपति की सत्ता, राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं, प्रधानमंत्री की शक्तियां पढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री एक वैधानिक पद है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की सत्ता। बहरहाल तो शक्ति का मतलब मुझे लगता है आप समझ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी से मनवा ले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? शक्ति कहेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की तरफ बढ़ेंगे बेटा, और बेसिक्स आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। तो शक्ति परिभाषित हो गई बेटा, जब किसी के पास शक्ति यानी अथॉरिटी हो जाती, वैधानिक जगहों पे अथॉरिटी बोलेंगे, जब किसी के पास सत्ता स्थापित हो जाती है तो अपनी सत्ता किसी को दे सकता है। सत्ता देने का दो तरीका है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इंग्लिश हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिन मित्रों को तकलीफ है हिंदी में वो इंग्लिश में समझेंगे। जब किसी के पास शक्ति होती है तो वो शक्ति किसी को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। एक को हम लोग कहते हैं बेटा प्रत्यायोजन। क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेलीगेशन। प्रत्यायोजन या कहते हैं बेटा डेलीगेशन। अभी मैं अंतर बता रहा हूं, पहले इसको समझने का प्रयास करिए। जब किसी के पास सत्ता हो तो अपनी सत्ता या शक्ति किसी को दे सकता है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीके को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यायोजन, और एक तरीकों को कहते हैं विकेंद्रीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको मूल अधिकारों की तरफ, फंडामेंटल राइट की तरफ धीरे धीरे ले चल रहा हूं, और आप उसको फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जब किसी व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो वह अपनी शक्ति किसी को दे सकता है। देने का तरीका दो हो सकता है, एक है प्रत्यायोजन और एक है विकेंद्रीकरण। लेकिन ध्यान रखना, यहां बात किसकी हो रही है बेटा? सत्ता की। अपराधी की बात नहीं हो रही, क्रिमिनल की बात नहीं हो रही। तो शक्ति जो वैधानिक हो जाती है, लीगलाइज हो जाती है, तो उसे शक्ति ना कह के सत्ता यानी अथॉरिटी कहा जाता है। जब किसी के पास अथॉरिटी आ जाए तो अपनी सत्ता किसी को दे सकता है। देने का दो तरीका है, एक है प्रत्यायोजन और एक है विकेंद्रीकरण। एक को कहते हैं डेलीगेशन और एक को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? ये थोड़ा हम लोगों को समझना है। जब सत्ता प्रत्यायोजन के द्वारा दी जाती है तो अस्थायी रूप से दी जाती है, और वो सत्ता फिर वापस ले ली जाती है, यानी अस्थायी रूप से सत्ता नहीं दी जाती। जैसे हमारे पड़ोसी ने मेरी कार मांगा कि भाई मुझे कहीं जाना है, तो हमने अपनी कार उनको दे दी, तो कार उनकी थोड़ी ही है। एक कार्य के लिए कार उनको दिया गया और उसके बाद वो कार फिर हमारी हो जाएगी। तो जो हमारी सत्ता है हमने उनको दिया थोड़े समय के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रत्यायोजन। और ध्यान रखना, जब प्रत्यायोजन में सत्ता दी जाती है तो उत्तरदायित्व जो सत्ता देता है उसी की रहती है। मान लें हमारे पड़ोसी ने कार हमसे मांगी और वो कार लेके गए और कार से एक्सीडेंट हो जाता, तो एक्सीडेंट हमने तो नहीं किया, लेकिन जवाबदेहिता हमारी निर्धारित होगी। क्लियर है? विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब कोई अस्थायी रूप से सत्ता दे दे, तो जब वो सत्ता अस्थायी रूप से देता है तो उत्तरदायित्व भी दे देता है, और फिर वो सत्ता का अगर दुरुपयोग किया तो वही जिम्मेदार होगा। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं।
प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं बेटा, सब में जो सत्ता चलती है ना, वो प्रत्यायोजन के माध्यम से चलती है। जिले के प्रशासन का मुखिया जिलाधीश है, डीएम है, वो सारे कार्य तो नहीं कर सकता, तो क्या करता है कि अपने कार्यों को प्रत्यायोजित करता है, डेलीगेट कर देता है। किसी को एडीएम सिटी बनाएगा, किसी को एडीएम फाइनेंस बनाएगा, किसी को एडीएम आर्म्स बनाएगा, और उनको वो कार्य सौंप देता है। लेकिन वो कार्य है किसका? वो डीएम का कार्य है, जिलाधीश का कार्य है। और मान लीजिए एडीएम सिटी ने कुछ गड़बड़ी की और जिसकी वजह से कुछ परेशानी शहर में उत्पन्न हुई, तो जवाबदेहिता तय किसकी होगी? डीएम साहब की, बच के नहीं जा पाएंगे। तो ध्यान रखना, प्रत्यायोजन जब की जाती है, और एक बात ध्यान रखना, विभागों में जितनी भी सत्ता दी जाती है सब की सब प्रत्यायोजन के माध्यम से। उधर नहीं जाना है बेटा, वो सब अलग दुनिया है, हमें मूल अधिकारों की तरफ बढ़ना है। तो एक बात कि जब किसी के पास शक्ति होती है तो अपनी शक्ति किसी को दे सकता है अस्थायी रूप से, और फिर वो सत्ता उनके पास वापस चली आती है। अब जरा मुझे बताइए कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सारी शक्ति होती किसके पास है? ये बचपन से हम लोग पढ़ते सुनते आ रहे हैं। लोकतंत्र में सारी की सारी शक्ति होती है जनता में। अब्राहम लिंकन ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। तो इसका मतलब कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सारी की सारी जो शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? जनता के पास होती है। निर्वाचन के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से जनता भारत में कम से कम 5 वर्ष के लिए इस सत्ता को प्रत्यायोजित करती है, अस्थायी रूप से देती है, और 5 साल के बाद ये सत्ता फिर जनता के पास वापस आ जाती है, और जनता फिर ये फैसला करती है कि सत्ता अब किसको हम दें। मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा था, वापस आ गई है सत्ता। अब जनता ये फैसला करेगी कि सत्ता हम किसको दें। तो एक चीज बताइए, ऐसी सत्ता जो हमने किसी को दिया और वो सत्ता फिर हमारे पास वापस आ रही है, इसका मतलब है कि ये सत्ता अस्थायी रूप से नहीं दी गई, क्योंकि अस्थायी रूप से दे देते हम तो फिर हमारे पास दोबारा चुनने का अधिकार नहीं होता। तो लोकतंत्र में सारी शक्तियां जब जनता की हैं और निर्वाचन के माध्यम से जनता इन शक्तियों को प्रत्यायोजित करती है और सरकारों का निर्माण करती है, तो एक जोखिम भी लेती है, यानी जनता का एक जोखिम भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समझिए बेटा कि मेरे पास एक गन है और मैंने किसी व्यक्ति को अपनी गन दे दी कि भाई आप मेरी हिफाजत करो, मेरे साथ गन लेके रहो, तो आपने खतरा उठाया है, क्योंकि जिसको आपने गन सौंपा है कि आप मेरी हिफाजत करें, उस आदमी के बारे में कंफर्म कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हिफाजत के लिए जो बंदूक है वो आप ही के ऊपर चल जाए। आप कहेंगे अरे सर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उन्हीं लोगों ने गोलियां चला दी जिनके ऊपर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी। तो रिस्क तो है ही है बेटा, खतरा तो है ही है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा यह है कि सारी शक्ति जनता की है और जनता ने अपनी सारी शक्ति प्रत्यायोजित कर दी, अस्थायी रूप से दे दी 5 वर्ष के लिए। अब जिनको सत्ता दी है वो तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ समझाना है कि देश का प्रधानमंत्री कितना ताकतवर हो गया और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कितना ताकतवर हो जाता है। मुझे लगता है आप देख ही रहे हैं आजकल चुनाव में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। तो खैर राजनीतिक नहीं होना है बेटा, हम लोग अपने विषय पे बात करनी है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ये जो सत्ता देती है वो तो जनता ही देती है ना बेटा। लेकिन एक बार जनता ने निर्वाचन के माध्यम से अपनी सत्ता को प्रत्यायोजित किया तो जनता तो खाली हाथ हो गई और वो सत्ता के सूर्य हो गए। और उसी सत्ता का दुरुपयोग जनता के ऊपर अगर होने लगे तो आप क्या कर लेंगे? तो कितना अफसोस होता है कि सत्ता हमारी थी, सत्ता हमने दिया और हमारी ही सत्ता का हमारे ऊपर दुरुपयोग होने लगे, तब तो आप कहीं के नहीं रह गए बेटा, आप तो ठग लिए गए। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है लोकतंत्र की कि जब जनता निर्वाचन के माध्यम से अपनी सारी सत्ता प्रत्यायोजित कर देती है, एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना कर लेती है, तो वो सरकार अगर आप ही के खिलाफ जुट जाए, ऐसा नहीं होता, सरकारें हमारी दुश्मन बिल्कुल नहीं है,
आज की डेट में हम लोग कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, सरकारें हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती हैं, और कहा जाता है कि हम अपनी हर समस्या के लिए सरकार की ओर देखते हैं। आज की डेट में बेटा सरकारें पालने से लेकर कब्र तक हमारे साथ खड़ी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है बेटा। हम हर समस्या हर परेशानी के लिए सरकार की ओर देखते हैं, और सरकार यथासंभव मदद करती भी है। कोविड में कौन मदद कर रहा है? सरकार मदद कर रही है। अच्छा बुरा जो भी कर रही है वो सरकार मदद कर रही है। कहीं बाढ़ आ जाएगी, सबसे पहले मदद करने सरकार। तो सरकार हमारी दुश्मन नहीं है बेटा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सारी शक्ति आपने किसी को दे दिया, इस बात की संभावना तो बन जाती है ना बेटा। भले ना करे कोई, लेकिन इस बात की संभावना है कि हमारी ही दी गई शक्ति का हमारे ऊपर दुरुपयोग होगा, तो फिर आपको कौन बचा पाएगा? फिर तो आप गहरे संकट में चले जाएंगे, क्योंकि अब तो आप खाली हो गए, और अब तो आपके पास जो आपकी शक्ति थी वो 5 साल के बाद लौटेगी। तो कहावत है ना बेटा, वो बड़ा प्रचलित कहावत है कि अपनी सभी शक्तियां सभी दाव नहीं बताना चाहिए। लेकिन यहां लोकतंत्र में तो हम अपने सारे अधिकार दे देते हैं और एकदम खाली हो जाते हैं। और समस्या ये कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी को अपनी बंदूक दी अपनी हिफाजत के लिए, थोड़ा आप भी सतर्क रहिए कि कहीं उसका इरादा ना बदल जाए कहीं सुनसान एरिया में, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगी आपको। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है बेटा कि क्या हम लोगों ने ऐसा ही किया? एक धर्म ग्रंथों में बेटा एक उल्लेख है, वो बड़ा प्रासंगिक है, आपसे चर्चा कर देना, कि भगवान शंकर ने भस्मासुर को एक आशीर्वाद दे दिया। ये शक्ति किसकी थी? शंकर भगवान की थी। और जो गॉड शंकर है उन्होंने ये शक्ति भस्मासुर को दे दी कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो गलत हुआ ना, गलती हुई ना। और फिर क्या असर हुआ मुझे लगता है आप सबको पता है। वो नालायक इन्हीं को प्रैक्टिकल के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। तो कैसे भागे, कैसे जान बचाए, मुझे लगता है आपको पता है। तो क्या आज के डेट में हमने अपनी सरकारों को भस्मासुर बनाया है? उनको हम लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि आप हमारे सर पे हाथ रख के हमको भस्म कर दें? बिल्कुल नहीं। और संविधान लिखने वाले या संविधान सभा इसके लिए पूरी तरह से सचेत थी, पूरी तरह से जागरूक थी। और संविधान सभा को यह पता था कि लोकतंत्र की या संविधान की सारी शक्ति जनता की है, और निर्वाचन के माध्यम से जनता जब इस शक्ति को प्रत्यायोजित कर देती है, डेलीगेट कर देती है, दे देती है, तो जनता के पास कुछ नहीं रहता। तो एक बात और ध्यान से सुने, भारत एक ऐसा देश है बेटा जहां रिकॉल का सिस्टम नहीं है, यानी हम अपने जनप्रतिनिधियों को वापस नहीं बुला सकते। एक दिन मैंने आपसे व्यापक चर्चा किया था, यानी अगर एक बार तीर कमान से छूटा तो 5 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो नहीं कर सकते, कोई और भले कर ले, आप अपने प्रतिनिधियों को वापस नहीं बुला सकते। और 5 साल की अवधि तो ठीक ठाक होती बेटा, जिसमें पूरी तरह से आपको तबाह किया ही जा सकता। तो संविधान सभा इस बात को लेकर जागरूक थी, सतर्क थी, सावधान थी। इसीलिए उसने हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को स्थान दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मूल अधिकार है ना बेटा, वो राज्य के विरुद्ध है। ये राज्य को चेतावनी है कि सारी शक्ति जनता की है, जनता ने सारी शक्ति आपको दे दी, तो आप भी थोड़ा सावधान रहिएगा कि जनता के कुछ अधिकारों का उल्लंघन मत ही करिएगा, क्योंकि शक्ति का स्रोत तो जनता ही है। और अगर मूल अधिकार नहीं होता, फंडामेंटल राइट नहीं होता, तो आप और हम कहां के रह जाते? क्योंकि चुनाव में एक बार हमने सरकारों को चुन लिया तो सरकारें तो जो चाहेंगी वो कर लेंगी। खैर कर ही लेती हैं, जो चाहती हैं वो कर लेती। लेकिन एक बात कि मूल अधिकार बेटा इसी उद्देश्यों से लिखा गया, और ये व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार दिए गए। और ध्यान से सुनना, ये अधिकार राज्य के विरुद्ध है, सरकार के खिलाफ है। अभी हम बताएंगे कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, राज्य का क्या अर्थ बताया गया, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान में रखिए बेटा कि आखिरकार क्यों मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध है, और मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार क्यों हैं, क्यों सरकार के खिलाफ अधिकार दिया गया। क्या सरकार हमारी दुश्मन है? नहीं, सरकारें हमारी दुश्मन बिल्कुल नहीं है बेटा। लेकिन अगर दुश्मन हो जाएं तो आपके पास कुछ बचाव तो होना चाहिए ना बेटा।
इसलिए हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया। मुझे लगता है आपका विजन क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार हमारे संविधान में मूल अधिकार क्यों है। क्लियर है। और मूल अधिकारों के बारे में कहा जाता है कि मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं, अरे भाई इनको नाम मूल दिया गया, फंडामेंटल दिया गया, तो काहे दिया गया? अरे एक तो सत्ता के मूल हम ही लोग हैं। पूरी जो सत्ता है, पूरा जो पावर है, उसका मूल तो जनता ही है। तो जनता के अधिकार है, इसलिए मूल है, मूल अधिकार है। और दूसरा कि किसी व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मूल अधिकारों की परम आवश्यकता है, इसलिए भी इनको हम लोग मूल कहते हैं। ये मनुष्यों की मूल आवश्यकताएं हैं। तो मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रख के जो अधिकार दिए गए उनको, भाई किसी व्यक्ति को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक विकास के लिए अधिकार अगर है, तो मुझे लगता है इस कारण से भी इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। तो मुझे लगता है विजन क्लियर हुआ होगा बेटा। मैं फिर से थोड़ा सा आपसे बात कर लूं। लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता की होती है। चुनाव के माध्यम से जनता यह शक्ति 5 वर्ष के लिए दे देती है। जनता खाली हाथ हो जाती है। सरकारें सर्वशक्तिमान हो जाती हैं। अब सरकारें उन्हीं शक्तियों का आपके ऊपर दुरुपयोग करने लगे तो फिर आपका क्या होगा? इसलिए संविधान सभा ने भाग 3 में मूल अधिकारों को जगह दिया और सरकारों को चेतावनी दिया, उनको वार्निंग दिया कि आप जो मन करे वो करिएगा, लेकिन भाग 3 में जो बातें हम लिख रहे हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहिएगा। ताकि ये किसके अधिकार हैं बेटा? ये जनता के अधिकार है। तो विजन मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा बेटा कि हमारे संविधान में मूल अधिकार क्यों है। अब थोड़ा इसके इतिहास की बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये सब इतने सुंदर विचार हम लोगों के मन में कहां से आए। सामान्य रूप से जब राजतंत्र होता था, हजारों हजार साल हम राजतंत्र में जिए, पूरी दुनिया राजतंत्र में जी, तो क्या राजतंत्र में प्रजा का कुछ मूल अधिकार होता था? नहीं होता था। राजा घोड़े पे तलवार लेके निकला, जिसका मन हुआ उसी का गला काट दिया, जो भी हुआ, जो भी उसकी इच्छा ले वो कर ले। आखिरकार ये मूल अधिकार उत्पन्न कहां से हुए? तो बड़ी मजेदार बात है कि मूल अधिकारों का जन्म राजतंत्र में ही हुआ। इस धरती पर मूल अधिकारों का प्रादुर्भाव, मूल अधिकारों का जन्म, मूल अधिकारों की शुरुआत राजतंत्र में हुई। और यह शुरुआत हुई ब्रिटेन से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हुई। एक्चुअल में वहां के एक राजा थे बेटा, किंग जॉन। अब इतिहास में जाके पढ़िए किंग जॉन के बारे में, लेकिन वो बहुत अच्छे राजा नहीं थे, थोड़ी परेशान प्रजा थी। तो वहां पे जो सामंत थे ब्रिटेन में, जिसको बैरन और नोबल कहा जाता था, वो लोग नाराज हो गए किंग जॉन से, और उन्होंने किंग जॉन को बाध्य कर दिया वो लिखित रूप से स्वीकार करें कुछ बातों को जो वो लोग चाहते थे कि राजा वचन दें। तो किंग जॉन का जो वचन है बेटा, लिपिबद्ध किया गया, लैटिन भाषा में लिखा गया, उसी वचन को हम लोग मानते हैं कि धरती पर मूल अधिकारों का प्रारंभ है, और जिसे बड़े प्यार से हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। किस नाम से जानते हैं बेटा? मैग्ना कार्टा। तो मूल अधिकारों का जो प्रारंभ है वो किस रूप में है बेटा? मैग्ना कार्टा के रूप में। और कहां से है? ब्रिटेन से है। तो थोड़ा सा देख लें। ये मैग्ना कार्टा क्या है बेटा? ये सन 1215 में सम्राट जॉन से लिखवाया गया, यानी उनसे अनुमति ली गई। उसी को हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। ये लैटिन भाषा का शब्द है मैग्ना कार्टा, जिसके मायने होता है ग्रेट चार्टर, रॉयल चार्टर। और कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा ही पहली बार इस धरती पर मूल अधिकारों को जन्म दिया। लेकिन एक परेशानी थी बेटा, यह तो राजतंत्र में था। इसका मामला कब आया बेटा? ये राजतंत्र का मामला था। राजा के कहे हुए वचन थे जो लिपिबद्ध कराए गए, और इसको जब लिपिबद्ध कराया गया तो इसमें 36 अनुच्छेद थे। मैग्ना कार्टा में जो आर्टिकल थे वो 36 आर्टिकल थे,
आज आपके संविधान में जो मूल अधिकार हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक आपके पास लेख है, पिटीशन है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह भी था मैग्ना कार्टा में। तो मैग्ना कार्टा एक बेस बना बेटा पूरी धरती पर, और लोगों की एक समझ विकसित हुई कि ठीक है, आप हमारे राजा हैं, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप हमारे कुछ अधिकारों को कभी भी नष्ट नहीं करेंगे। तो सम्राट जॉन ने वो वचन दिया, और सम्राट जॉन के वो वचन ही मैग्ना कार्टा कहलाते हैं, और ये सन 1215 में। लेकिन 1215 में बेटा अगर ब्रिटेन के बारे में थोड़ी समझ है, तो वहां तो राजतंत्र था, और राजा की कही गई बात का कितना महत्व हो सकता है आप बेहतर समझ रहे हैं। फिर आपने पढ़ा होगा कि सन 1688 में, 1688 में ब्रिटेन में एक क्रांति हो गई। रॉयल रिवॉल्यूशन कहते हैं इसे, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि खून खराबा हुआ ही नहीं और सम्राट सत्ता ही छोड़ के भाग गया। तो सन 1688 के जो रॉयल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ, उससे वहां लोकतंत्र की स्थापना हो गई। यानी ब्रिटेन में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो हुई बेटा सन 1688 में। वहां डेमोक्रेसी आ गई। सन 1689 में, 1689 में, यानी अगले ही वर्ष, ब्रिटेन की संसद ने बिल ऑफ राइट पारित किया, जिसको हम लोग कहते हैं नागरिकों का अधिकार पत्र पारित किया। और हम ये मानते हैं कि संवैधानिक रूप से मूल अधिकारों का प्रारंभ ब्रिटेन के संविधान से हुआ। कब हुआ बेटा? सन 1689 में, जब ब्रिटेन की संसद ने बिल ऑफ राइट यानी नागरिकों का अधिकार पत्र पारित किया। तो संवैधानिक रूप से इसे हम लोग मूल अधिकारों का प्रारंभ कहते हैं। लेकिन एक समस्या फिर पैदा हो गई कि ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित संविधान है। लिखित संविधानों में मूल अधिकारों का प्रारंभ कहां से हुआ? तो लिखित संविधानों में मूल अधिकारों का प्रारंभ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ, अमेरिका के संविधान से हुआ। और उसमें भी बड़ी मजेदार बात है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें तो कुल 7 ही अनुच्छेद हैं बेटा। मुझे लगता है दुनिया का सबसे छोटे संविधान है यूएसए का, 7 आर्टिकल है, तो घड़ी देख के आधे घंटे में आप पढ़ सकते हो। और हम लोग का संविधान कितना छोटा है वो तो देख ही रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ ही रहे हैं। बहरहाल, तो यूएसए का संविधान दुनिया का पहला संविधान बना, लिखित संविधान बना, जिसने मूल अधिकारों को जगह दिया। लेकिन बड़ी मजेदार बात कि अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। जे मैडिसन वहां के चौथे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने पहले 10 संशोधनों से, यानी फर्स्ट जो 10 अमेरिका के संविधान में अब तक 27 संशोधन हुए हैं बेटा, तो उन्होंने पहले 10 संशोधन जो शुरू के 10 अमेंडमेंट थे, उसे 1791 1791 में फंडामेंटल राइट को स्थापित कराया। अमेरिका का जो मूल संविधान बना था उसमें मूल अधिकार नहीं थे, वरन मैडिसन जो वहां के राष्ट्रपति हुए, चौथे राष्ट्रपति हुए, और उनको संविधान का पिता भी कहा जाता है बेटा, ये भी ध्यान रख लेना। मैडिसन को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका के संविधान में 10 मौलिक अधिकारों की स्थापना करी। अब दिक्कत क्या हो गई बेटा, वो थोड़ा समझना। कोई कार्य जब पहली बार किया जाता है, फर्स्ट टाइम जब किया जाता है, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर कोई काम जब पहली बार करता है, तो उस कार्य के खतरों से वाकिफ नहीं होता, उसमें रिस्क क्या होता है वो नहीं पता होता। एक छोटा बच्चा है ना बेटा, जो पहली बार अपने पैरों पे चलना शुरू करता है, तो देखते हो वो किसी चीज को छू लेता है, किसी चीज को उठा लेता है, जलती हुई चीजों की तरफ तेजी से भागता है। अगर बिजली के लाइव वायर है उसको भी जाके पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो खतरों से वाकिफ नहीं है। हम आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम उन खतरों को समझते हैं। क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा दुनिया का पहला संविधान बना जिसने फंडामेंटल राइट को लिखित संविधान में लिखा। और समस्या ये कि बहुत कठोर संविधान है, यानी अमेरिका के संविधान में संशोधन कर पाना बहुत सहज नहीं है। आप जरा कल्पना करिए ना कि 1789 89 का वो कॉन्स्टिट्यूशन है और आज हम 2022 में हैं, अभी तक कुल 27 संशोधन हुए।
और आपका संविधान 1950 का जो संविधान है, यानी 26 नवंबर 1949 को बनाया हम लोगों ने, पूर्ण प्रभाव में 26 जनवरी 1950 को आया, और तब से लेके अब तक शतक तो लगा दिया हम लोगों ने। तो हमारा संविधान अमेरिका के जैसा तो है नहीं कि जिसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है, सहज है। अमेरिका के संविधान ने मूल अधिकारों को पहली बार 10 अमेंडमेंट, शुरू के 10 अमेंडमेंट करके मौलिक अधिकारों को जगह दी, और चूक हो गई अमेरिका से, गलती हो गई अमेरिका से। वो ये, उसने मौलिक अधिकारों को लिखा और उनको अबाध लिख दिया, बिना किसी बाधा के लिख दिया, और अब उसका दुरुपयोग शुरू हुआ। अरे वो तो शुक्र मनाइए यूएस की जो न्यायपालिका है, जिसने उसको बचा लिया, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे काम करते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया पे काम करते हैं, और हमारी न्यायपालिका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ पे काम करती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे काम करती है। यानी जैसी विधि बन गई हम तो बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे, क्योंकि हम विधि को पढ़ते हैं, जो विधि लिखी गई है वही होगा। अमेरिका के जो न्यायालय हैं वो विधि के संरक्षक नहीं, विधि के निर्माता भी हैं, और हमारी न्यायपालिका विधि की सिर्फ संरक्षक है, वो विधि के निर्माता नहीं है। कहीं कहीं कुछ अपवाद है, हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। बहरहाल अब अमेरिका ने गलती कर दिया और अमेरिका ने उसका खामियाजा भी भुगत लिया। अगर आप किसी को कह दें कि आपको कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है, तो अब उसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं लिखा, इफ एंड बट तो नहीं जोड़ा आपने, तो हम कहीं भी घूमेंगे, हमारे संविधान में लिखा गया। लेकिन हमारे संविधान में कदम कदम पे इतने इफ एंड बट हैं कि आपके घूमने का अधिकार तो ना घूमने के बराबर है, भ्रमण का अधिकार ना भ्रमण करने के बराबर है। सरकार जहां चाहेगी वहां रोक लगाएगी, लगाती ही है जहां उसको जरूरत महसूस होती है। तो मैं जो कह रहा हूं बेटा वो समझिए, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला संविधान, लिखित संविधान बना जहां मौलिक अधिकारों को जगह दिया, जो कि पहली बार उन्होंने ये किया, इसलिए खतरे को नहीं समझ पाए। और जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमने भी अमेरिका के संविधान को तो देखा ही, उनकी समस्याओं को देखा, उनकी परेशानियों को देखा। तो मौलिक अधिकारों को कॉपी तो जरूर किया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन उनकी परेशानियों को कॉपी नहीं किया हम लोगों ने। और इसीलिए हमने जितने मौलिक अधिकार लिखे, हर मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल बेसिस पे, युक्त आधारों पे, जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो हमने अपने संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को जगह दिया। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा कि अमेरिका वाली गलती हम लोगों ने नहीं दोहराई, क्योंकि हम कोई पहली बार तो लिख नहीं रहे थे, खतरे से वाकिफ हो चुके थे, समस्याएं देख चुके थे। तो जब हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखा तो हमने अबाध नहीं लिखा, वरन उस पर युक्त आधारों पे हमने प्रतिबंध लगाया है। तो कुछ परिचय हुआ बेटा मूल अधिकारों पे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग अब इसके अनुच्छेद की एक एक व्याख्या करेंगे, एक एक डिटेल पे बात करेंगे, किसमें क्या छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों में कुछ ऐसी चीजें भी हैं बेटा जो ऊपर से तो नहीं दिखती, लेकिन वो अंदर छुपी हुई है। और आज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा वो सब चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं। तो आज हम अपनी बात बेटा यही समाप्त करेंगे। कल फिर हम लोग इसी समय पे यहीं से आगे बढ़ेंगे, एक सूचना के साथ कि आज आर्या कैरियर पॉइंट आजमगढ़ डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने सिविल सर्विसेज का नया बैच प्रारंभ हो रहा है 3:30 बजे से। ABCD से पढ़ाया जाएगा बेटा, क ख ग घ से पढ़ाया जाएगा। तो मैं ज्योग्राफी शुरू करूंगा और हमारे मित्र हैं आशीष सर, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, वो आपको इतिहास पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं।